Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is light. For class 10th. क्लास 10th के लिए जो लाइट का टॉपिक है उसमें आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं. एक तो रिफ्लेक्शन एंड रेयरफैक्शन. तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं सबसे पहले. तो आप प्रीवियस क्लासेस में प्लेन मिरर के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ चुके हैं. तो उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड कम बैक टू द मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स, या इसको कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप किसी दीवार पर बॉल थ्रो करते हैं और बॉल दीवार से टकराकर वापस आपकी तरफ आती है. तो कुछ इस ही तरह से जो लाइट रेज जो हैं वो किसी सरफेस पर गिरती हैं तो वो सरफेस से बैक होकर मीडियम में ही वापस आ जाती हैं. तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो प्लेन मिरर के साथ जब आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा था तो वहां पर ये प्लेन मिरर है तो आपने ये समझा था कि लाइट जो है वॉल पर या किसी प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है. तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे. जो लाइट रे किसी भी प्लेन मिरर पर या किसी भी बॉल पर या सरफेस पर आकर गिरती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे. और जो रिफ्लेक्टेड होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. अब प्लेन मिरर के साथ ये रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं. तो इसी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दो होते हैं. पहला तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. फर्स्ट रूल ये है. और सेकंड रूल क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lies in a same plane. ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी तरह के मिरर के लिए एप्लीकेबल होते हैं. तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज किस तरह की होती है, उसका नेचर क्या होता है, ये भी आप सब प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम यहाँ पर. इसका नेचर होता है वर्चुअल नेचर की होती है. वर्चुअल मीन्स क्या होता है, इमेजेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. जब किसी हम स्क्रीन पर कोई इमेज जब मिलती है हमें तो वो कहलाती है रियल इमेज. और वर्चुअल इमेज जो है उसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते तो वो होती है वर्चुअल इमेजेस. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. तो प्लेन मिरर से मिलने वाली जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है. इसका साइज जो है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होता है. ये इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आपको लेफ्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है जब आप मिरर में देखते हैं खुद को. तो वही कहलाता है लेटरली इन्वर्टेड. तो ये जो है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब जो है क्लास 10th में आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है. स्फेरिकल मिरर एक्चुअली किसी स्फीयर में से कोई पीस ले लिया जाए और उसकी एक साइड पॉलिश कर दी जाए तो वो जो है स्फेरिकल मिरर होते हैं यानी कि कर्व मिरर होते हैं वो. तो कर्व मिरर में जब हम आउटसाइड में ये बल्गिंग साइड में पॉलिश करेंगे तो जो इनवर्ड कर्व है वो जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा. तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड जो है कर्व होती है यानी अंदर की तरफ कर्व होती है तो इस तरह के मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर. और जब बल्गिंग साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है तो इस तरह के मिरर कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर. तो ये दोनों तरह के मिरर जो हैं उनसे किस तरह की इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस इमेज का नेचर कैसा होता है, साइज कैसा होता है और उसकी पोजीशन कैसी होती है, बनने वाली इमेज कहाँ पर प्लेस्ड होती है, ये सब आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा. तो सबसे पहले हम ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं उनको समझेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं
साइन कन्वेंशन क्या है, तब हम जाकर सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर से देखिए, डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इन डेफिनेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरह के मिरर को यहाँ बना लेते हैं। ये जो लाइन से, जो स्लैंटिंग लाइन से जो एरिया दिखाते हैं वो पॉलिश्ड एरिया होता है। ये दोनों तरह के मिरर जो है यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं इस मिरर में जो कि समझना बहुत जरूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस में नाम आता है पोल का, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर। तो पोल जो है वो सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर is called pole of the mirror. It is represented by capital P. इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों ही तरह के मिरर में। ये जो मिरर है आपका जिस भी साइज का है, उसमें उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अभी मैंने नाम बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिस स्फीयर का ये पार्ट है मिरर आपका, ये मिरर जो है वो एक स्फीयर का ही तो पार्ट है। ये देखिए, अगर इसको डॉटेड डॉटेड ऐसे बनाएंगे तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। देखिए, तो इस स्फीयर का जो पार्ट है ये, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, हर स्फीयर का एक सेंटर होता है ना, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है ये, ठीक है। तो इतनी बात अभी तक आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर ही जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी जिस स्फीयर का ये जो पार्ट है मिरर उसी का जो रेडियस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या फिर इसको सिर्फ फोकस भी कहते हैं। इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है दोनों ही तरह के मिरर में समझिए। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों पर ही जब पैरेलल लाइट रेज आकर गिरती हैं तो क्या होता है, देखिए जो पैरेलल लाइट रेज आकर गिरती हैं तो वो एक पॉइंट पर सेंटर हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखिए किसमें, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जिस पॉइंट पर ये सेंटर्ड हो रही है वही कहलाता है फोकस ऑफ द मिरर। तो कॉनकेव मिरर में फोकस ऑफ द मिरर जो है वो स्फीयर के अंदर साइड होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रेज पैरेलल इस पर गिर रही हैं आकर, तो ये क्या होता है, इस तरह से रिफ्लेक्टेड होती है कुछ, क्योंकि ये कर्व्ड है ना। तो ये जो है अगर इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, अगर इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं हमें, या हम कह सकते हैं यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है इनका रिफ्लेक्टेड रेज का। ये एरो दिखा रहा है ना कि किधर जा रही है ये रेज, तो यही पॉइंट कहलाता है फोकस ऑफ द मिरर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है
वो बिहाइंड द मिरर होता है। देखिए ये मिरर, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि ये कर्व स्फीयर के अंदर ही होगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया यहाँ से आपको प्रिंसिपल फोकस तक। अब नेक्स्ट होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ सिंपल सा आपको शायद नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ समझ में आया। एक बात और समझिए कि ये जो फोकल लेंथ होती है या जो फोकस ऑफ द मिरर होता है वो हमेशा पोल और सेंटर के बीच में प्लेस्ड होता है। दोनों ही मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस्ड होता है, यानी बिल्कुल दोनों के सेंटर में प्लेस्ड होता है। तो हम यहाँ पर R इज इक्वल्स टू 2F भी कह सकते हैं, या फिर F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि फोकस कहाँ है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिडिल में प्लेस होता है। ठीक है, तो ये एक जो है फॉर्मूला होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये क्या है, ये मिरर से रिलेटेड होती है। अच्छा, इनको हिंदी में भी समझ लीजिए, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं तो वो समझ लें। पोल को कहते हैं ध्रुव, प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं मुख्य अक्ष, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोला जाता है वक्रता केंद्र, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता त्रिज्या। प्रिंसिपल फोकस को फोकस ही बोला जाता है, फोकल लेंथ को फोकस दूरी। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन सब सेम होती हैं, बस लैंग्वेज का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ में आया। कॉनकेव को अवतल दर्पण कहते हैं और कॉन्वेक्स को उत्तल दर्पण हिंदी में। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशंस और कहाँ कहाँ ये चीजें होती है ये सब आपको इससे समझ में आया होगा कि कॉनकेव मिरर में कहाँ है और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ है, फोकस कहाँ प्लेस्ड है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। आगे की बात के लिए हमें समझ होंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। लेकिन रूल्स से पहले भी हम एक और बात समझेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परपाटी, साइन कन्वेंशन हिंदी में बोलते हैं इसको चिन्ह परिपाटी। देखिए, जो भी दूरियां जब इमेज फॉर्मेशन होता है उसका रे डायग्राम बनाते हैं हम, तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, साइन कन्वेंशन, साइन चलते हैं इन चीज़ों के साथ। तो यहाँ देखिए कि किस तरह से होता है कि सबसे पहला रूल तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही प्लेस होगा, यानी कि जो लाइट रेज मिरर पर फॉल होंगी, गिरेंगी, आकर इंसिडेंट रेज जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएंगी। तो फर्स्ट रूल ये है। सेकेंड रूल ये है कि जितनी भी लेंथ अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर की जा रही है मेजर, तो वो हमेशा मिरर के पोल से ली जाएंगी। ठीक है, पोल से लेकर ही मेजर की जाएंगी, चाहे इस साइड मेजर करनी हो आपको चाहे इस साइड। ठीक है, अब आया साइन वाला जो है चिन्ह परपाटी, साइन कन्वेंशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ साइन वाली बात समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड है, दोनों ही तरह के मिरर में लेफ्ट साइड ही प्लेस्ड होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड है तो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे राइट साइड की डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो राइट साइड की डायरेक्शन में यानी कि पोल से राइट साइड की डायरेक्शन में अगर आप कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा प्लस में आएगी। कहाँ? राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहा है वहाँ से जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वहीं से आती हुई मानी जाती है ना हमेशा, तो वो ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो राइट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, तो वो सारी डिस्टेंस ली जाएंगी प्लस में, और जो डिस्टेंस होंगी लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में जो कोई भी हम उसको लेंथ को मेजर करेंगे तो वो हमेशा माइनस साइन के साथ मेजर होंगी। ये दो बातें रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है कि ओरिजिन से राइट साइड, या फिर कह सकते हैं हम कि इंसिडेंट के
इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो दूरी लेंगे हम, यानी पोल से नापेंगे, वो हमेशा प्लस साइन के साथ ली जाएगी, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई दूरी नापेंगे तो वो हमेशा माइनस साइन में ली जाएगी। ठीक है, अब ऐसे दो रूल और हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ, यानी अबव साइड और परपेंडिकुलर कोई अगर हम लेंथ मेजर करते हैं, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ ले ली है, तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड है तो ये प्लस में जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी लेंथ ली जाएंगी, मान लीजिए कोई इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो वो नीचे है, या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखी हुई है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी अगर लेंथ लेनी है, हमें लेंथ नापेंगे तो वो माइनस साइन में आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और परपेंडिकुलर कोई लेंथ लेंगे तो वो माइनस साइन में आएगी, और ऊपर और परपेंडिकुलर लेंगे तो प्लस साइन में। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं डायग्राम के साथ हम प्लस माइनस को करके, और अगर इस डायरेक्शन में लेंगे दूरियां नापेंगे तो प्लस साइन के साथ, और इस डायरेक्शन में दूरियां नापेंगे तो माइनस साइन के साथ नापी जाएंगी पोल से। इतना आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के बाद अब हम समझेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स चलते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के साथ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अब हम साइन कन्वेंशन समझ लिया, अब हम समझेंगे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से अगर इमेज फॉर्मेशन करनी है तो उसके साथ क्या रूल्स चलते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि दोनों ही तरह के मिरर में अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से होकर होगा। ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होगी। ये कौन सा है मिरर? कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव। तो उसका रिफ्लेक्शन हमेशा कैसा होगा? फोकस से, या तो रियल में होगा या फिर फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई ये पीछे बढ़ाने पर दिखाई देगी। ऐसा कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है, और कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है? ये फोकस से ही रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से। ये फोकस पॉइंट है, तो इस तरह से होगा। ये रूल नंबर 1 है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो हमेशा फोकस से होकर ही रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी फोकस से होती हुई कॉन्वेक्स के केस में। ये ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से आकर फॉल हो रही है, ये फोकस यहाँ है, तो इस तरह से आकर इंसिडेंट रे इस तरह आ रही है तो वो हमेशा उसका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब ये फोकस से होती हुई अगर आ रही है कोई रे इस तरह से, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्वेक्स में इसी तरह दिखाई जाएगी इंसिडेंट रे, ये ऑब्लिकली जो है वो इस पर आकर गिरेगी, तभी तो ये फोकस से होती हुई आती हुई लग रही है ना आप पीछे बढ़ाने पर। और थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये है ना इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए ये जो है कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लगती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड द स्फीयर होता है ना, मिरर के बिहाइंड होता है, अंदर होता है, तो ये इससे आती हुई लगती है। और अगर यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है
चाहे ऊपर साइड से आए चाहे नीचे साइड से आए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन दिखाएगी। और फोर्थ रूल ये होता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर ऑब्लिकली गिर रही है, आकर इंसिडेंट हो रही है इस तरह से ऑब्लिकली पोल पर, तो जितने एंगल से ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पर से इंसिडेंट हो रही है पोल पर, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस वहां पर नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है, दोनों ही तरह की मिरर में, स्फेरिकल मिरर में। देखिए, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट रूल है वो यहाँ पर काम करेगा, ये I इज इक्वल्स टू R होगा, ठीक है। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं विद डायग्राम। अगर ये रूल्स आपने याद नहीं रखे तो आप रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये 4 रूल आपको याद करने ही हैं अगर आपको रे डायग्राम सीखना है स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है। तो ये 4 रूल्स आप अच्छे से याद करिए, आपकी बुक्स में भी दिए जाते हैं, यहाँ से समझिए और उसको याद करिए। अब इसके बाद हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से पहले इसलिए सीखेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो अलग अलग तरह का, अलग अलग साइज का, अलग अलग नेचर का इमेज हमें देखने को मिलता है। और कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है दूरी पर, तो इसको इस तरह से इसमें 6 कंडीशन बनती हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और इसमें सिर्फ 2 कंडीशन। तो पहले हम लेंगे कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अच्छा, कभी आपने स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन बनती हुई देखी है? कभी आपने घर में देखी है, नए से बर्तन होते हैं तो कभी आपने स्पून देखी है नई सी एकदम चमचमाती हुई? अच्छा, एक बात और यहाँ पर नोट करने की है कि लाइट जो है उसका रिफ्लेक्शन स्मूथ और शाइनी सरफेस से सबसे ज्यादा होता है, यानी कि मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है शाइनी और स्मूथ सरफेस से। और अगर कोर्स सरफेस होगी, यानी कि अगर खुरदरी सरफेस है, तो वहां से रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो पूरी तरह नहीं होता है। तो स्मूथ सरफेस पर जब कोई लाइट गिरती है उसका रिफ्लेक्शन होता है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, और कोर्स सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस हैं, ठीक है। वो कंडीशंस किस पर बेस्ड है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, इस तरह से नंबर डालते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एट इनफाइनिटी, इनफाइनिटी यानी अनंत पर, हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत पर, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर, तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनिटी पर है कोई। तो कॉनकेव मिरर बनाइए, देखिए किस तरह से। वो रूल्स जो है वो चारों हमें ध्यान में रखने हैं इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। बहुत ध्यान से समझिए इसको, एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इस वाले टॉपिक में कि किस तरह के मिरर से कैसी इमेज बन रही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और रे डायग्राम भी बनवाया जाता है। तो आप अगर रूल्स जो अभी बताए थे मैंने वो समझ लेंगे तो रे डायग्राम बनाना भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आपको रे डायग्राम बनाना आता है तो आप पोजीशन कोई भी दी हो आप रे डायग्राम बनाकर आंसर दे सकते हैं कि कहाँ पर जो है वो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, आप सब अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है इनफाइनिटी पर। तो इनफाइनिटी पर देखिए, कोई भी चीज़ है तो मान लीजिए इनफाइनिटी पर है, दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी वो कहाँ से जाती हैं? फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये F और C दोनों चीजें यहाँ दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होंगी दोनों रेज, और जो C से जो आ रही है वो सीधी आएगी और सीधी ही वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जहां पर कट कर रही है फोकस पर आकर ही दोनों मिलेंगी ना, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं जाकर वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इनफाइनिटी पर बनने वाली
इसके साथ साथ हम देखते जाएंगे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये किसके हैं? इमेज के हैं, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ मिली हमें इमेज की? एट फोकस, फोकस पर जाकर बनेगा इसका इमेज, ठीक है। उसका साइज कैसा होगा? आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटी सी जगह में आकर मिल रही है रेज, तो ये हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटा सा, या फिर इसको पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज, ठीक है। और नेचर कैसा है? नेचर है रियल, क्योंकि ये जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर मिल रही हैं, सच में मिलती हुई लग नहीं रही है, फोकस पर सच में आके मिल रही है। तो इसीलिए ये जो इमेज का नेचर है वो कैसा है? रियल इमेज, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बनेगा। या अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सेकंड कंडीशन है, अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा थोड़ा थोड़ा पास आता जाएगा इमेज के। अभी अभी मैंने आपसे बात की थी ना स्पून वाली, कि स्पून में कभी आपने देखा है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कि इमेज स्पून देखिए, आप कोई नया सा स्पून होगा तो उसमें आपको दोनों साइड जो है वो मिरर का ही काम करते हैं, तो एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर, एक तरफ कॉन्केव मिरर। तो जो सीधा स्पून होता है वो कॉन्केव मिरर का काम करता है, तो उसमें आप कभी देखिए कि दूरी पर ले जाइए और फिर धीरे धीरे पास लाते जाइए, तो आप देखिए कि क्या चेंज देखने को मिल रहा है, वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी जो है इनफाइनिटी पर था, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा मिरर की साइड बढ़ रहा है, मिरर के पास आ रहा है, तो वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सी या फिर बियॉन्ड द सी कह सकते हैं हम इसको, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी ये है। तो इसका रे डायग्राम देख लीजिए किस तरह बनेगा। अब बियॉन्ड द सी है तो ये देखिए, तो जो पैरेलल रेज आएंगी वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होंगी, और तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएंगी रेज, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये देखिए, तो कहाँ पर देखिए ये बनेगी इमेज, इधर यहाँ पर मिल रही है, तो ये बनेगी इमेज, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कहाँ मिल रही है इमेज? देखिए पोजीशन, साइज एंड नेचर। सेकेंड कंडीशन क्या थी? बियॉन्ड द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर कोई प्लेस्ड है थिंग, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो उसकी इमेज बन रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बन रही है ना। तो पोजीशन हम लिख सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। साइज कैसा है? देखिए साइज जो है वो डिमिनिश्ड है, साइज डिमिनिश्ड है, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बन रहा है, तो साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड यहाँ यानी बहुत छोटा है, यहाँ पर छोटा है मगर आपको दिखाई दे रहा है। और नेचर क्या है? रियल है एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है? देखिए ये रे यहाँ से चली और यहाँ आई, और फर्स्ट पॉइंट से ही मानते हैं हम रे को, ठीक है। तो और ये वाली रे यहाँ से चली और यहीं से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो है ऊपर वाला पॉइंट, यानी अगर ए बी माने हम इसको, तो ये वाला पॉइंट ए डैश यहाँ बनेगा, बी डैश यहाँ, इसीलिए ये इन्वर्टेड है, ठीक है। थर्ड टाइप भी यहाँ आ जाएगा डायग्राम, चलिए यही देख लेते हैं। थर्ड है, अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट और पास आ रहा है, और वो अभी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी देख लेते हैं यहाँ पर रे डायग्राम किस तरह बनेगा। तो ये एफ, ये सी, एफ और सी को हमेशा इक्वल, यहाँ से यहाँ तक एफ और यहाँ से यहाँ तक जो सी है वो इक्वल लेंथ लेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने जाना था ना कि आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो ये देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी बिगाड़ देती हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है कोई प्लेस्ड, तो एक तो पैरेलल रे आएगी, वो फोकस से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दूसरी रे, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रे आ नहीं सकती, तो दूसरी रे कहाँ से जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी, और फोकस से जाने वाली रे कहाँ कैसी होती है? रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द मेन एक्सिस। तो इसका डायग्राम जो है
ये इस तरह से आएगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये जहां पर मिल रही है वहीं पर बनेगा हमारा इमेज फॉर्मेशन, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, तो उसका देखिए इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। तो इसकी भी पोजीशन, साइज एंड नेचर देख लेते हैं। देखिए, देखने में आपको लग रहा है ना, देखिए सेम साइज का बना है ना, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है, लेकिन कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा बना है। और ये रियल है, क्योंकि ये जो लाइट रेज है वो रियल में यहाँ पर आकर मिल रही है, इसलिए ये कैसी है, नेचर क्या है इसका, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। साइज है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और पोजीशन का है एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो ये 3 रे डायग्राम आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। अभी 3 कंडीशन और बाकी हैं, तो मैं इनको इरेज करूंगी और वो 3 कंडीशन आपको दिखाऊंगी। अब जो है वो ऑब्जेक्ट और पास आता जाएगा, यानी कि अब सी और एफ के बीच में आएगा एक कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन होगी एट एफ, और उसके बाद जो कंडीशन होगी बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो अब यहाँ देखते जाएंगे। हाँ, कंडीशन 4 आप समझेंगे, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एफ एंड सी, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो क्या होगा, वही कंडीशन, ये तो बनेगी फोकस से रिफ्लेक्ट होगी जो पैरेलल होगी मेन एक्सिस के। अब दूसरी रे जो फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पे स्लिप होता है ना बोर्ड पे, इसलिए पहले मैं डॉटेड बनाती हूँ, डॉटेड नहीं बनानी है, ठीक है। तो वो पैरेलल टू द मेन एक्सिस रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन थोड़ा सही से नहीं आया है इसमें, देखिए ये जो फोकस से होकर जाएगी रे, वो मेन एक्सिस से इस तरह से होगी, और जो मेन एक्सिस से आई है वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आगे जाकर कहाँ मिलेंगी दोनों, ये देखिए यहाँ मिली, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये एफ है, ये पी है, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, इसकी पोजीशन कहाँ है आपकी इमेज की, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। साइज क्या है, तो साइज जो है इसका बड़ा बनता है, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की इमेज बनती है। तो साइज क्या है, साइज को लिखते हैं एन लार्ज, या बिगर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। और नेचर क्या है, एक तो रियल है ये इमेज, और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है। देखिए अभी तक जितने भी आपने रे डायग्राम बनाए, जितनी भी कंडीशन के लिए, वहां पर सभी जगह रियल और इन्वर्टेड इमेज ही आपको मिली है। अब कंडीशन 5 ले लेते हैं, एट एफ, कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, एट एफ, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट एफ है अगर, तो जो पैरेलल टू द मेन एक्सिस है वो एफ से रिफ्लेक्ट होगी, देखिए एफ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी कुछ इस तरह से आएगी, देखिए आती हुई लगेगी हमें इस तरह से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से जो जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई लग रही है, देखिए यहाँ पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक रे इस तरह से जाएगी, तो वो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये रेज जो हैं
वो लगभग पैरेलल होती हैं। इनको और पीछे बढ़ाएंगे तो हम ये बहुत दूरी पर जाकर मिलती हैं। तो जहाँ पर हमारी अगर मेन एक्सिस को भी बढ़ा के देखें तो क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, बहुत ज़्यादा दूरी पर बन रही है, इसलिए कहाँ उसकी पोजीशन क्या मानी जाएगी, एट इनफाइनिटी। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनिटी, साइज हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, वो आपको दिखाई दे रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक पोजीशन और रह गई है आपकी लास्ट, 6th पोजीशन। तो बिटवीन और पास आ गया P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच में आ गया। अब इतने पास आ गया ऑब्जेक्ट कि पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा। ये देखिए, ये पोल है और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कहाँ पर प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्लेस्ड है, इन दोनों के बीच में, यानी बहुत पास आ गया है मिरर की। तो क्या होगा, पैरेलल टू द मेन एक्सिस जो लाइट रे इंसिडेंट होगी वो तो फोकस से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको डॉटेड से दिखाते हैं, जैसे कि देखिए आपकी समझ में आएगा कि कहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रही है। दिखाया नहीं जाता है वैसे डॉटेड से, मैं दिखा रही हूँ डॉटेड से, जिससे कि आपको समझ आए। बहुत पास रखी है ना, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर उसी तरह बनेगा कि आती हुई लगेगी एक लाइट रे, कुछ इस तरह से आएगी, ये इस तरह से। यहाँ पर पूरी बनाएंगे क्योंकि ये इस तरह आ रही है, और यहाँ से डॉटेड क्योंकि आती हुई लग रही है। ठीक है, तो ये जो है इस कंडीशन में इनको देखिए, यहाँ से देखते हैं, फिर इनको यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर मिलती हुई लगती हैं, क्योंकि इस साइड तो ये मिलने से रही, मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस साइड बढ़ाकर देखा जाता है तो यहाँ पर ये मिल रही है, तो ये जो है यहाँ पर बनेगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगी इसकी इमेज। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है इसकी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बन रही है। और मिरर के अंदर बन रही है तो इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल इसलिए भी है क्योंकि ये रेज जो है मिलती हुई लग रही है, रियल में नहीं मिल रही है। ठीक है, और कैसी है, नेचर इसका वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, सीधी बन रही है। देखिए अभी तक जितनी भी इमेज बनी है वो सारी इन्वर्टेड बनी है, यहाँ पर इरेक्ट बन रही, सीधी। ठीक है, और साइज कैसा है, एनलार्ज्ड है। अब 6 कंडीशन में आपने यहाँ पर देखा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में प्लेस्ड है तो कॉन्केव मिरर से सिर्फ ऐसी ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज दे रहा है, बाकी सारी कंडीशंस में रियल इमेज दे रहा है। और बाकी सारी कंडीशंस में इन्वर्टेड इमेज मिल रही है हमें, और सिर्फ यहीं पर जो है इरेक्ट जो है इमेज मिल रही है। तो ये कहना काफ़ी हद तक ये कहना ये गलत नहीं है कि मोस्टली जो इमेजेस बनती हैं कॉन्केव मिरर से वो रियल और इन्वर्टेड होती हैं, लेकिन सिर्फ ये वाली जो कंडीशन है बिटवीन P एंड F, वहाँ पर हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। तो ये इस तरह से याद किया जा सकता है। और एनलार्ज्ड वगैरह जो है वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह रे डायग्राम बनाने की 1-2 बार 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे रफ नोटबुक में तो आपको बनाना आ जाएगा। थोड़ा सा आपको माइंड में रखने हैं रूल्स। ठीक है, तो ये जो है वो कॉन्केव मिरर से आज आपने अभी सीखा कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका रे डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब कॉन्केव मिरर के यूजेस देखिए। अभी देखिए इस कंडीशन के हिसाब से देखिए कि कहाँ ये शेविंग मिरर की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब पास से हम इमेज देखेंगे तो हमें बड़ी इमेज दिखाई देगी, तो वहाँ पर फेस थोड़ा बड़ा सा दिखाई देता है। और कॉन्केव मिरर को जो टूथ और आई या ईयर वाले डॉक्टर्स होते हैं तो वो छोटा सा कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, कान के अंदर या टूथ मुंह में डालकर मुंह में कंडीशन देखने के लिए टीथ की, या फिर आईज में या नोज में, इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके पास कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जिसमें कॉन्केव मिरर छोटा सा लगा होता है, जिससे कि वो अंदर जो है डाल के देखते हैं तो उनको बड़ी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, और व्हीकल्स की हेडलाइट, टॉर्चेस और सर्च लाइट में
जो है वो यूज होते हैं। आपने टॉर्च तो देखी होंगी ना, सभी के घर होती है, व्हीकल्स होते हैं जो मोटरसाइकिल या कार होती हैं, तो उनकी लाइट के पीछे आपने देखा होगा कॉनकेव मिरर या कॉनकेव टाइप की जो है वो प्लास्टिक की शाइनी सरफेस लगी होती है जो कॉनकेव मिरर का काम करती है। वो क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर से जो पैरेलल लाइट पड़ती है तो वो एक जगह उसको फोकस करता है, तो फोकस्ड जो लाइट हमें चाहिए एक अच्छी बीम बना के देता है लाइट की, तो इसलिए वहां पर कॉनकेव मिरर उसके पीछे, इन बल्ब्स के पीछे लाइट में यूज किए जाते हैं, सर्च लाइट में, टॉर्चेस में और जो है वो व्हीकल्स की हेडलाइट में। ठीक है, तो ये जो है यूजेस भी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन हमने देखा, समझा, उसकी पोजीशन, साइज और नेचर देखा। सभी पोजीशंस के लिए, ऑब्जेक्ट की सभी पोजीशंस के लिए हमने इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर समझ लिया कॉनकेव मिरर से। अब बारी आएगी कॉन्वेक्स मिरर की कि कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं फिर कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें सिर्फ दो कंडीशन ली जाती है, एक इनफाइनिटी और दूसरी बिटवीन इनफाइनिटी एंड पोल। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम इसमें देखेंगे एट इनफाइनिटी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में एट इनफाइनिटी है, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये देखिए, ये P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, ये फोकस है। ठीक है, इनफाइनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है तो जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो किस तरह रिफ्लेक्ट होंगी? फोकस से जाती हुई लगती है हमें, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस तरह से लगती है ना, फोकस से ही। तो यहाँ पर क्या होगा? जाती हुई लग रही है वहां से हमें, तो यानी कि इमेज कैसी है? वर्चुअल है, रियल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इमेज की पोजीशन, साइज एंड नेचर तीनों ही समझेंगे हम यहाँ। पोजीशन, साइज एंड नेचर। ठीक है, तो पोजीशन कहाँ है? एट एफ है, तो एट एफ, और क्या कह सकते हैं हम? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, देखिए अंदर बन रही है ना मिरर के, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब साइज, साइज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज भी यहाँ कर सकते हैं। नेचर कैसा है? वर्चुअल इमेज बन रही है ये, और इरेक्ट है। देखिए कॉनकेव में इन्वर्टेड थी, लेकिन यहाँ इरेक्ट बनेगी, यानी सीधी बनेगी इमेज। ठीक है, सेकेंड पोजीशन क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की? बिटवीन इनफाइनिटी एंड पोल, यानी पोल और इनफाइनिटी के बीच में फिर किसी भी जगह ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके लिए एक ही तरह की कंडीशन इसमें बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या रहता है? देखिए ये P है, अब ये देखिए यहाँ फोकस होता है इसमें, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, लगभग ये F आएगा। तो देखिए जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आती हैं वो क्या होता है? ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो वो फोकस से ही जाती हुई दिखाई देती हैं, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होती हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई इस तरह से, ये पीछे बढ़ाने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई देती है। तो ये इसी से आएगी और इसी से जो है वो वापस लौटेगी। तो ये दोनों ही जहाँ पर कट कर रही हैं, देखिए यहाँ पर मिल रही है ना दोनों ही, तो यहीं पर जो है वो इमेज फॉर्मेशन, अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है तो इमेज ए डैश और बी डैश। तो यहाँ देखिए पोजीशन क्या है? बिटवीन फोकस एंड पोल, तो पोजीशन है बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में बन रही है इमेज। ठीक है,
साइज देखने से ही पता चल रहा है कि डिमिनिश्ड है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा इमेज बन रहा है, तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है, एक तो ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि रेज जो है मिलती हुई लग रही है हमें, रियल में नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये इरेक्ट इमेज है यानी सीधी बनी है। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में इरेक्ट इमेज बन रही है। तो इसका अगर कंपैरिजन करें हम कॉनकेव मिरर से, तो कॉनकेव मिरर में मोस्टली इमेजेस थी वो इन्वर्टेड थी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है और वर्चुअल ही बनती है, और उसमें मोस्टली रियल थी, बस लास्ट कंडीशन में वर्चुअल इमेज देखने को मिल रही थी हमें। तो यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स मिरर के हमें यूजेस भी समझने चाहिए। अब यहाँ पर तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स में यूज किए जाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में इसलिए यूज किए जाते हैं, देखिए आप लोग जब यहाँ पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो इसको ये क्या करते हैं, स्कैटर कर देती है लाइट को। तो जब स्ट्रीट लाइट में पीछे साइड जब कॉन्वेक्स मिरर जैसा लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ज्यादा एरिया में स्ट्रीट लाइट जो है वो अपना लाइट फैला सकती है, तो इसलिए वहां पर कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। दूसरी जगह जो है वो रियर व्यू इमेज के लिए, रियर व्यू इमेज के लिए क्या, इनफाइनिटी पे यानी अपने पीछे की तरफ कोई चीज देखनी है हमें, रियर व्यू इमेज समझते हैं ना, जो व्हीकल्स में लगे होते हैं पीछे की चीज देखने के लिए, उनको रियर व्यू इमेज कहा जाता है। तो वहां पर ये वाली कंडीशन एट इनफाइनिटी वाली कंडीशन वहां पर काम आती है और वहां पर छोटी सी इमेज दिखाई देती है पीछे की, ठीक है। तो ये जो है, और वो उभरा हुआ होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो वो ज्यादा एरिया कवर भी करता है, तो इसलिए वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपने यूजेस समझे और रे डायग्राम समझे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो चीजें और रह गई हैं, एक तो रह गया है मिरर फॉर्मूला और दूसरा है मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, वो भी छोटे से टॉपिक हैं ये, इसको इरेज करेंगे और उसको समझेंगे फटाफट से। स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला समझेंगे पहले। मिरर फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर दो बातें देखने को मिलेगी आपको कि पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी और पोल से अभी आपने जितने भी रे डायग्राम देखे तो वहां से अगर पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी या पोल से इमेज की दूरी हम लेंगे तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और फोकल लेंथ तो आप समझते ही हैं, फोकल लेंथ यानी कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम p, तो उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये सभी टाइप के स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। ये फॉर्मूला सभी तरह के मिरर्स के लिए, सभी तरह की पोजीशन के लिए, पोजीशन मींस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सभी तरह की सिचुएशन में ये फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड एंड एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब भी इस फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर जो साइन कन्वेंशन समझाया था मैंने उसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि डिस्टेंस ऑफ u अगर ओरिजिन की साइड में है, ओरिजिन ऑफ रे की साइड में है, रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, या ये कह सकते हैं इसको आसानी से इसी तरह ज़्यादा आसानी समझ सकते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो फिर प्लस मिलेंगे और नहीं तो माइनस मिलेंगे। ऐसे ही v की भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पोल से नाप रहे हैं तो प्लस मिलेंगे नहीं तो माइनस मिलेंगे। और फोकल लेंथ को भी, फोकल लेंथ देखिए जो ये फॉर्म बताई थी मैंने कंडीशन, उसके हिसाब से ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ देखिए फिक्स्ड होती है कि इसकी फोकस जो है वो इधर बनता है, ये यहाँ पर। तो ये जो है फोकल लेंथ जो अपोजिट डायरेक्शन में नापी जा रही है ओरिजिन की, तो इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है स्मॉल f वो हमेशा माइनस में ली जाती है। और इसकी देखिए ये P से इसकी इधर बनती है, देखिए ऐसे बनती है ना, फोकस इधर आता है ऐसे करके, यहाँ पर फोकस होता है। तो फोकल लेंथ जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापी जा रही है, देखिए इधर चल रही है ना, तो P से F की दूरी भी इधर ही नापेंगे ना हम, तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। और कॉनकेव मिरर की
फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। तो ये जो है जिस भी टाइप के मिरर में आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, उसी के हिसाब से फोकल लेंथ के आगे साइन लगाकर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन जो है वो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। यानी कि क्या रेशियो है ऑब्जेक्ट की हाइट में और इमेज की हाइट में। तो इसको किस तरह, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्मॉल m यानी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, अगर इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी क्या है, h है, और इमेज की हाइट क्या है, h डैश मान लें अगर हम, तो क्या होगा h डैश अपॉन h। पहले मैंने इमेज की हाइट बोला था ना, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वो कहलाता है मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर जो है हाइट भी जो है, अभी मैंने बताया था ना, ऊपर और नीचे की नापनी है ना। तो जिस तरह से भी इमेज बन रही है, अगर मेन एक्सिस के ऊपर नाप रहे हैं आप तो पॉजिटिव में नापेंगे, और नीचे नाप रहे हैं, ये मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था ना, तो वो नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि ये प्रूव किया जा चुका है कि मैग्नीफिकेशन को डिस्टेंस के साथ भी जो है वो निकाला जा सकता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। तो उसके लिए फॉर्मूला किस तरह होता है कि m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, या फिर इसको लिख सकते हैं v अपॉन u, और यहाँ माइनस का साइन रहता है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला बनके तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन लेना बहुत बहुत जरूरी है, और यहाँ पर माइनस साइन तो रहेगा ही, ये फॉर्मूला का साइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब v और u भी यहाँ आप उस हिसाब से ही लेंगे जिस हिसाब से इमेज फॉर्मेशन होगा, या फिर किस जगह प्लेस्ड है उस हिसाब से लिए जाएंगे। ठीक है, एक बात और, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस में आ रही है तो ये इस बात को शो कर रही है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल है, और अगर माइनस में आ रही है वैल्यू तो ये शो करता है कि यहाँ रियल इमेज बन रही है। ये बात यहाँ ध्यान रखनी है, वर्चुअल के साथ प्लस साइन आता है मैग्नीफिकेशन में, और रियल इमेज के साथ माइनस साइन आता है। और h के लिए ये ध्यान रखना है, h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और h डैश जो है वो हाइट ऑफ इमेज है। तो h जो है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेन एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है ऑब्जेक्ट को मोस्टली। और h डैश जो है उसके लिए अगर वर्चुअल इमेज है प्लस में ली जाएगी, और अगर रियल इमेज है तो h डैश यानी कि इमेज की जो हाइट है वो माइनस में ली जाएगी। ये बात यहाँ पर बहुत आपको फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अगर h डैश और h वाला, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा प्लस में ली जाएगी, और इमेज को आपको ध्यान रखना है, अगर वर्चुअल इमेज है तो प्लस में ली जाएगी, रियल इमेज है तो माइनस में ली जाएगी। इसी तरह जब आंसर आएगा तो अगर वो प्लस माइनस के साइन के साथ आ रहा है तो प्लस के साथ आ रहा है तो वर्चुअल इमेज है, और माइनस के साथ आ रहा है तो रियल इमेज है मैग्नीफिकेशन का आंसर। ये बात यहाँ पर अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। तो आज का ये जो लाइट का टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके साथ आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ने थे हाई स्कूल में। तो वो आज आपने स्फेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके साथ क्या क्या रूल्स लगते हैं, मैग्नीफिकेशन कैसा होता है उसका, और मिरर फॉर्मूला, ये सब बातें आपने सीखी। साइन कन्वेंशन खास तौर से आपको ध्यान में रखना है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कितना इंफॉर्मेटिव लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।